अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारियां अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। कार्यक्रम में आज हम आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो में। इसके अलावा विज्ञान और किसान सेगमेंट में जानेंगे सुपारी की खेती के बारे में। कृषि स्टार्टअप में मिलवाएंगे आपको पंजाब के एक सफल किसान गुरप्रीत सिंह से। इसके अलावा फार्मिंग इंडिया में हम आपको आज बताएंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए सबसे पहले चलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो में और मंत्रालय के निदेशक के मिश्रा से जानते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नीचे, हाँ ठीक है। भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य संसाधन संरक्षण एवं नागरिकों के लिए स्वस्थ एवं रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। रासायनिक मुक्त प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभकर है। इससे जहां एक तरफ किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को स्वस्थ एवं रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध होता है। किसानों और अन्य हितधारकों को जैविक और प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र NCONF की स्थापना की है। यह गाजियाबाद में स्थित है। यह केंद्र क्षमता निर्माण, उपभोक्ता जागरूकता, संवर्धन, विकास और जैविक तथा जीव विज्ञान संबंधी आदानों के गुणवत्ता नियंत्रण की सुविधा और आदानों के उत्पादन के लिए अवसंरचना के निर्माण में सहयोग देते हैं। इस कार्य में मदद के लिए 5 क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित किए गए हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। एक गाजियाबाद में है, बेंगलोर, भुवनेश्वर, नागपुर और नॉर्थ ईस्ट के किसानों की मदद के लिए एक केंद्र की स्थापना इम्फाल में की गई है। किसान भाई यहां जाकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। क्या आपको पता है सुपारी के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर मौजूद है। सुपारी की खेती देश के कई हिस्सों में की जाती है। इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। इसकी खेती से किसानों को काफी लाभ हो सकता है। सुपारी की खेती के दौरान किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सुपारी का पेड़ ताड़ और नारियल की तरह 40 से 60 फीट ऊंचा और बांस की तरह लंबा पतला होता है। इसके पत्ते भी नारियल जैसे ही 4 से 6 फीट लंबे होते हैं। फल पकने
सूखने पर चमकीले नारंगी रंग के हो जाते हैं। स्वाद और रंग में भी कई तरह की होती है। खासतौर से भूरे और सफेद रंग के अलावा ये लाल रंग में भी पाई जाती है। भारत में इसके पेड़ पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में देखे जा सकते हैं। दुनिया भर में सुपारी की खेती करीब 8 लाख हेक्टेयर में होती है और इसका उत्पादन लगभग 10 लाख टन है। भारत सुपारी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है और यहाँ भी कर्नाटक पहले पायदान पर है। महेश तेलंग कर्नाटक में ही रहते हैं। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार खेती बाड़ी के काम में लगा है। आज उनका सुपारी का अच्छा खासा कारोबार है। वे इसकी खेती भी करते हैं और प्रसंस्करण यूनिट भी चलाते हैं। महेश के गांव में पानी की कमी है, इसलिए उन्होंने टपक सिंचाई विधि को अपनाया है। बारिश के समय सुपारी को फंगस लगने का खतरा रहता है। यही वजह है कि कुछ दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। महेश बोर्डो मिश्रण का सहारा लेते हैं। इसे कॉपर सल्फेट और चूना मिलाकर बनाया जाता है। महेश के खेतों में सुपारी के साथ साथ दूसरे पौधे में सह फसल के तौर पर बोए हुए मिल जाएंगे। खास तौर से उनके सुपारी के पेड़ों के बीच कॉफी, कोको और काली मिर्च के पौधे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा खेत के बॉर्डर पर चीकू और कटहल के पेड़ भी उन्होंने लगा रखे हैं। महेश पढ़े लिखे हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। वो आधुनिक तरीके से सुपारी का प्रसंस्करण भी कर रहे हैं। प्रसंस्करण के लिए पेड़ों से तोड़ने के बाद सुपारी को 25 दिन तक सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसे छीलकर ऊपर का खोल उतार देते हैं। इसके बाद आकार और रंग के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद सबसे अच्छी क्वालिटी की सुपारी मुंबई में, उससे कम क्वालिटी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में, जबकि निचले दर्जे की गुजरात के जामनगर के बाजारों में बिकती है। सुपारी प्रसंस्करण के लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि महेश तेलंग ने सुपारी छीलने की नई मशीन तैयार की है। प्रसंस्करण की सुविधा मिली तो किसानों का हौसला बढ़ा है। उत्तर कन्नड़ जिले के किसानों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, जिससे सुपारी मार्केटिंग का काम बहुत आसान हो गया है। महेश आधुनिक तरीकों से सुपारी की खेती करते हैं और वो दूसरों को भी आधुनिक तरीके अपनाने की सलाह देते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। रासायनिक खेती से कई तरह के नुकसान देखे जा रहे हैं। इससे न सिर्फ मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि मिट्टी भी अपनी उर्वरता खोती जा रही है। ऐसे में देश के कई प्रगतिशील किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है पंजाब में रहने वाले गुरप्रीत सिंह। इन्होंने किस तरह से जैविक खेती को अपनाया और इससे इन्हें क्या लाभ हुआ है, आइए जानते हैं इन्हीं से मिलकर। मैं 2010 में एक कुदरती खेती का लेख पढ़ा था, अखबार में अजीत में आई थी इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह दबड़ी खाना की, और वो लेख पढ़ते ही हमने फैमिली में डिस्कस किया कि हम क्यों ना रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आए। तो हमने पहली दफ़ा एक कनाल से शुरू किया 2010 में। तो पहले से हम PAU के मेलों में भी जाते थे, एक उद्यमी किसान की तरह काम करते थे। तो हमें आशा थी कि हम कोई नया काम करेंगे और
हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2012 में हमने पूरे खेत में आग लगानी बंद कर दी। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 4 एकड़ में हमने आग लगानी बंद कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके अभी हमने उसमें 1 एकड़ का मॉडल ऐसा बनाया है कि पूरा परिवार कैसे रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आ सकता है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये होता है कि रासायनिक खेती छोड़ के अगर कुदरती खेती करेंगे तो जाड़ कम आएगा। लेकिन हमारे उस मॉडल में क्या है कि आप जितना भी रसोई में यूज़ करते हैं, जितना भी जैसे दलहन है और सब्जी है, फ्रूट हैं, वो अपनी 1 एकड़ में ले आएँ। कि ज़्यादातर पंजाब में देखा जाए तो सभी 5 और 6 मेंबर की फैमिलीज़ होती हैं। तो हमने वो मॉडल दिया जिसमें एक पशु का चारा भी था और गुड़ यूज़ करते थे, उसके लिए शुगर केन लगाया था। तो ऐसा एक मॉडल था जिसमें उसकी इनकम भी शो की गई थी। और 2013 में जाकर हमारा एक आर्टिकल छपा था जो मेरे फादर साहब के नाम पे था कि कैसे हम रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती के तरफ आ सकते हैं। तो ऐसा करके हमने आगे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और 2016 में मैं इधर पूरी तरफ मुड़ गया और 2016 में मैं संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी से मिला और गांव खोसा पांडो में एक कुदरती खेती की एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इसमें हमने यहाँ पे खोसा पांडो गांव में गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे हमने कुदरती खेती शुरू की। आसपास के किसानों को भी हमने मोटिवेट किया कि आप करो। तो पहली दफ़ा संत जी ने रेंट पे ज़मीन लेके किसानों को कहा कि हम रेंट देंगे, आप कुदरती खेती करो। पर देखा गया कि किसान वो हमारे यहाँ किसान ना आलस दिखा रहे थे, जैसे एकदम मूव नहीं होना चाहते थे। क्योंकि जो ये है ना गेहूँ और धान है, ये पूरी उनकी बड़ी क्रॉप है। वो कुदरती खेती में क्या है कि गेहूँ और धान में जाड़ कम आता है। आपको एक बार 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जाड़ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुदरती खेती में कामयाब होना है तो आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो पहले साल हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने ऐसा किया कि हमने गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे ही जो युवा किसान थे हमारे साथ काम करना चाहते थे, वो गाँव के कुछ युवा जैसे जरनैल जी हैं, अजीत सिंह, रेशम सिंह, ऐसे कई युवा हमारे साथ जुड़े और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा हरियावल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ग्रुप में हमने खेती शुरू की। यहाँ पे हमने सब्जियाँ जैसे डेली कैश क्रॉप के तौर पे लगाई, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो डेली बेस होगी तभी उसके खर्चे निकलेंगे। और हमने सब्जियों की खेती शुरू की साथ में, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जैसे आज भी बारिश का टाइम है, तो बारिश जब पड़ती है तो बजाई सोइंग लेट हो जाती है या हो नहीं पाती या फसल मर जाती है। तो हमने साथ में हल्दी और शुगर केन, ये 2 क्रॉप बड़ी क्रॉप रखी जो जो भी हमारा बजट है वो हिले ना। तो हमने क्या किया कि हम वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। पहले हमने सब्जियों को रेट हमारा होता था बाज़ार को देख के, जैसे बाज़ार में रासायनिक खेती का भाव था 10 रुपये तो हम 20 कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इसका रेट तय किया जाए। तो हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा जाड़ कितना आ रहा है सभी फसल का। तो हमने पूरी पौध की कैलकुलेशन करके उसका भाव निश्चित किया। जैसे बाज़ार में कभी बार तो ऐसा होता था जैसे मूली 20 रुपये है, हम 10 रुपये देते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती थी। तो हम भाव तय करते थे कि हमारा 1 एकड़ में इनकम कितना होना चाहिए। तो हमारे जैसे 15 फैमिली हमारे साथ काम करती हैं लेबर के रूप में, और वो जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं जितना भी काम करते हैं उनकी तनख्वाह हम वो 1 एकड़ पे डाल देते थे। ऐसा करके हमने आगे मार्केट स्थापित की। पहले हमने गांव में शुरू किया। गांव में सब्जी को लेकर बेचने में बहुत दिक्कत आई। उसमें क्या होता था कि गांव में सभी इतना रेट नहीं भरना चाहते थे जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्टर थे, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, जैसे खेतीबाड़ी विभाग था, PAU के डॉक्टर थे और KVK के जो डायरेक्टर हैं,
उन्होंने हमें क्या किया कि आप उन लोगों को पकड़ो जो इसकी नॉलेज रखते हैं। तो हमने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और हमने मोगा में पहली हाट शुरू की 2017 नवंबर में। तो हमने वहाँ मंडी लगानी शुरू की, जो 2.5-3 घंटे हम रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मंडी बढ़ती गई और हम एक हफ्ते में 3 दिन वो मंडी लगाने लगे। फिर हमने अब 2022 में हमारा पूरा वीक मंडी लगती है, हमारी 2 गाड़ियाँ जाती हैं। और जैसे जितने भी नज़दीक के शहर हैं, जैसे जीरा हुआ, कोटी सेखा हुआ, मोगा हुआ, अभी मखू जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। और इसमें जैसे गन्ने की खेती थी, उसमें हमारा क्या था कि हम गन्ने का जैसे हमारा भाव है 360 रुपये क्विंटल, लेकिन जूस के लिए हमने बेचना है तो 600 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमारा टारगेट वो कस्टमर था जिनके पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि हमारा स्लोगन था कि आप जो खेती की वस्तुएं ले रहे हो वो बदलो और हम गांव बदल देंगे, क्योंकि आप युवा को खेती में लाने में सक्षम है। तो हमारे ये जो शब्द थे वो कस्टमर को हमारी तरफ खींचा और हमने कस्टमर की विज़िट अपने फार्म पे रखी। और धीरे धीरे हमने केवीके के साथ यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, मेले भी लगे और अपना अभी कुलाड़ा लगाया और मार्केट जैसे गुड़ और शक्कर के भी करने लगे। और अभी जो हमने पहले 4 साल पहले शुरू किया था, तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है कि हमने ऐसे इसमें अभी प्रोडक्शन और मार्केटिंग सुधार के हमें जो दूसरी खेती है केमिकल खेती में जो कमाते हैं वो 3 से 4 लाख केमिकल वेजिटेबल में कमा लेते हैं और हम भी उस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास वो लेबर को बांट दिया जाता है, हमारे पास वो प्रॉफिट के रूप में कम आता है, लेकिन वो हमारे पास लेबर हमें ये लगता है कि हम कुदरती खेती में वो रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन ढांचा अभी ऐसा है कि हम 3-4 लाख प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को शेयरशिप में, क्योंकि हमारा ग्रुप है, शेयर कर लेते हैं, क्योंकि साथ में ही मार्केट करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ढांचा, अभी हमने जो ढांचा बनाया है उसमें प्रोसेसिंग करके हमने आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इनकम थोड़ी कम होती है। और हमने शुरू किया था 25 एकड़ से शुरू किया था, अभी 28 एकड़ का मॉडल है हमारा कुदरती खेती का। आज हैं हम गांव खोसा पांडो में, जहाँ पे कुछ युवा नौजवान थे जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन उनकी आमदन उतनी नहीं आ रही थी। तो वो हमारे केवीके में हमारे पास आए, तो हमने उनको प्रेरित किया भी आप कुदरती खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ। तो वो लड़के थे, उनको हमने एक साथ इकट्ठा किया और इस गांव में हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उनको काम शुरू करवाया। शुरू में जो लड़के थे उनको 2-3 प्रॉब्लम आई। पहले तो उनको जो प्रोडक्शन लेवल था ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कम था, तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से और हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उनको अच्छी वैरायटी दी, किस्में दी, उनका बीज उनको उपलब्ध करवाया और उससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, जो वो नौजवान लड़के थे उनको समस्या आ रही थी कि उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनका जो प्रोडक्शन आ रहा था उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर हमने लड़कों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के कुछ लड़कों को उसकी प्रोडक्शन में लगाया, कुछ लड़कों को लगाया भी उसकी वो मार्केटिंग करें। तो वो जो भी लोग हैं जो ये देखते हैं भी जो जहर मुक्त खेती है, ऑर्गेनिक है, केमिकल से विदाउट की जाती है, तो वो लोगों को हमने ट्रेस किया सिटी में, वहाँ जाके हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। तो जैसे जैसे ये मार्केटिंग में उनका बढ़ता गया तो हम वहाँ मोगा सिटी में जाके अच्छे लोगों को जाके ट्रेस किया। फिर हमने मोगा में एक स्पॉट सेलेक्ट किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें एक जगह अलॉट कर दी। तो हम लड़कों को वहाँ ले जाते हुए वहाँ एक स्टॉल लगाने लगे, तो मोगा सिटी के सभी लोग वहाँ आके उनकी जो थी
वेजिटेबल थी, जहाँ और प्रोडक्ट थे, वो आके वहाँ से परचेज करने लगे। ऐसे उनका जो मार्केटिंग का काफ़ी नेटवर्क बढ़ गया। उसके बाद हमने इसका एरिया जो था ऑर्गेनिक के नीचे और बढ़ाया और लड़कों को शामिल किया। ये खोसा पांडव विलेज के साथ साथ 3-4 और गांव थे, उन लड़कों को भी साथ में लिया। 4 गांव का एक क्लस्टर बनाया, लड़कों का एक ग्रुप बना के हमने जो आसपास के सिटी है वहाँ पे भी जाके मार्केटिंग करना शुरू किया। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए खास तौर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसल काफी महंगी बिकती है। इसी वजह से ये कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देती है। यही कारण है कि कई लोग इन्हें छोटे किसानों के लिए बड़े वरदान के तौर पर देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों का आमूल-चूल विकास था, जिसमें इनकी खेती, कटाई उपरांत क्रियाकलाप, यहाँ तक कि मार्केटिंग भी शामिल है। बागवानी फसलों में फलों, फूलों और सब्जियों के अलावा मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे, मशरूम और बांस के अलावा और भी कई तरह की फसलें आती हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फलों, सब्जियों और फूलों पर खास ध्यान दे रहा है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर ये मिशन बाकी सभी राज्यों में लागू है। इस तरह 18 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया था, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के पास है। बागवानी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए इस योजना के तहत बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाई जा रही है। उनमें पोषणता का इजाफा किया जा रहा है। किसान परिवारों की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बागवानी में खेती के आधुनिक तरीके शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही कुशल या अकुशल लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। संरक्षित खेती इस मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। संरक्षित खेती के अंतर्गत ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो या हाई टनल और मल्चिंग वगैरह पर जोर दिया जाता है। बागवानी फसलों को चूंकि बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और इन पर मौसम की मार का बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से संरक्षित खेती इनके लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पहले चरण में बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने पर बल दिया गया और बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से भी जोड़ा गया। ज्यादातर बागवानी फसलें चूंकि रुपाई वाली होती है, इसलिए इनमें टपक सिंचाई पद्धति बेहद कारगर है। यह ऐसी विधि है जो पानी की भी बचत करती है और फसल लागत को भी कम कर देती है। कटाई के बाद बागवानी फसलों में नुकसान का अनुपात काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि करीब 15 से 20% बागवानी फसलें उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है।
खासतौर से प्रसंस्करण तकनीक किसानों तक पहुंचाई जा रही है और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार इस मिशन के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। मिसाल के तौर पर संरक्षित खेती का ढांचा विकसित करने के लिए 50 से 70% तक का सरकारी अनुदान है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सहायक कृषि अधिकारी या फिर जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क करना होगा। बाद में केंद्र सरकार ने बागवानी फसलों के और बेहतर विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन शुरू किया और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी उसमें शामिल कर दिया गया। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।